इंसानों की तरह ही दिमाग वाले एक बुरे ऐप यानी कि चिंपांजी ने इंसानों से बदला लेने की अपनी तीव्र इच्छा के चलते अपने ही लीडर को गोली मार दी और इसका इल्जाम इंसानों पर लगा दिया, जिससे इंसानों और चिंपांजियों के बीच एक कभी न खत्म होने वाला युद्ध छिड़ गया। तो दोस्तों, आज हम प्लेनेट ऑफ द ऐप के सभी पार्ट्स, राइज, डॉन एंड वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द ऐप्स को इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द ऐप से, जहां हमें जंगल में कुछ शिकारियों को चिंपांजीज को पकड़ते हुए दिखाया जाता है। दरअसल ये लोग चिंपांजीज को लैब टेस्टिंग के लिए पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। अगले सीन में हम विल नाम के एक वैज्ञानिक को देखते हैं जो अपने पिता, जिनको अल्जाइमर की बीमारी है, उनके लिए किसी भी कीमत पर अल्जाइमर की दवा बनाना चाहता है और जल्द ही वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इंसानों पर इस दवा को टेस्ट करने से पहले इसे एक चिंपांजीज पर टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद तो वो चिंपांजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। और विल जब उस चिंपांजी की इंटेलिजेंस को देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और अब तो वो इस दवा को इंसानों के ऊपर भी इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए वो सबसे पहले ये बात अपने बॉस स्टीवन को बताता है। तो उसका बॉस अप्रूवल के लिए बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाता है, जिनके सामने विल अपने एक्सपेरिमेंट का प्रेजेंटेशन देता है। विल की इस नई दवा से सब के सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। वहीं उस चिंपांजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल की दवा को इस्तेमाल किया गया था और लाइव प्रेजेंटेशन के लिए एक वर्कर उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन अचानक चिंपांजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस वर्कर के ऊपर हमला कर देता है और फिर इसके बाद तो वो पूरे लैब में चारों तरफ तोड़ फोड़ करने लगता है। फिर एक क्लास को तोड़ते हुए वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर विल चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि ये चिंपांजी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने ही उस चिंपांजी को गोली मार देता है। और अब चिंपांजी की मौत के साथ साथ विल के एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है और उसे इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ पर सभी को लगता है कि यह सब दवा के साइड इफ़ेक्ट से हुआ है, दवा में ही कोई खामी है। हालांकि विल अपने बॉस स्टीवन को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है कि मेरी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टीवन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी दवा में प्रॉब्लम नहीं होती तो चिंपांजी इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता। और अब वो बाकी चिंपांजीज को भी मारने का ऑर्डर दे देता है जिनके ऊपर दवा को इस्तेमाल किया था, जिससे विल का दिल टूट जाता है और वो दुखी मन से लैब के अंदर जाता है। तभी उसके पास लैब का केयर टेकर आ जाता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चिंपांजीज आपकी दवा की वजह से एग्रेसिव नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से वो गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे वहां से बाहर निकाला जा रहा था। और अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है कि वो मादा चिंपांजी सिर्फ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो वर्कर उसे बताता है कि मैंने बॉस के कहने पर सारे चिंपांजी को मार दिया है, पर उस बच्चे को मार नहीं पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। इसके बाद विल बिना किसी को बताए उस बच्चे को अपने घर ले जाता है, जहां पर विल के फादर भी होते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये चिंपांजी का बच्चा छोटा तो है, लेकिन इसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वो विल और उसके पिता से घुल मिल जाता है और ये उसका नाम रखते हैं सीजर। धीरे धीरे 3 साल बीत चुके हैं और सीजर भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ता है तो गेम्स खेलता है और इंसानों की तरह हर एक काम को करता है। बस वो एक चीज नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि तुम्हारे पिता को अब हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर उसकी केयर नहीं की जा सकती। विल को इस बात से बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वो लैब में जाता है तो उस दवा को लेकर आता है जो उसने सीजर की मॉम को और बाकी चिंपांजी को दी थी, जो उसने अल्जाइमर के लिए बनाई थी। वो जानता है कि उसके पिता का बचना अब नामुमकिन है, इसलिए वो रिस्क लेता है और अपने पिता को वो दवा दे देता है। ये पहले इंसान होते हैं जिनके ऊपर इस अल्जाइमर की दवा को यूज किया जाता है। और अगली सुबह जब विल उठता है तो देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रहे हैं। वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विल को ये देखकर बहुत खुशी होती है, यानी उसकी दवा ने उसके पिता को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। वहीं हमें सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से कुछ बच्चे को साइकिल चलाते हुए देखता है। उसका भी मन उस बच्चे के साथ खेलने को, साइकिल चलाने को करता है, इसीलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है। लेकिन उस घर का मालिक सीजर को देख लेता है, कहीं वो जानवर बच्चों पर हमला न कर दे, इसीलिए बेसबॉल के बैट से वो सीजर पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बुरी तरह से मारता,
यहाँ पर विल और उसके पिता आ जाते हैं। विल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था, ये हार्मफुल नहीं है। लेकिन वो आदमी कहता है कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर ये चिंपांजी का बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं इसे मार दूंगा। अब यहाँ पर सीजर के पैर पर चोट लग गई होती है, इसलिए विल उसे वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर का नाम कैरोलिन है और जब कैरोलिन उसका इलाज करती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। दरअसल सीजर को साइन लैंग्वेज आती है और जल्दी वो डॉक्टर कैरोलिन से भी दोस्ती कर लेता है। अब डॉक्टर कैरोलिन को सीजर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए वो सीजर से मिलने विल के घर आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर पर रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाया जाता, इसलिए सीजर हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। तो कैरोलिन विल से कहती है कि हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए और विल और कैरोलिन अब सीजर को पास के एक जंगल में, जिसका नाम रेडवुड है, वहाँ ले जाते हैं, जहाँ आकर सीजर को बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं और अब विल और कैरोलिन भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सीजर भी अब बड़ा हो चुका है और हमेशा ये रेडवुड में आ जाते रहते हैं। और एक दिन जब ये तीनों रेडवुड में होते हैं तभी वहाँ पर एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है और उसके गले में पट्टा होता है। यह देखकर सीजर उदास हो जाता है क्योंकि उसके गले में भी पट्टा होता है। वह विल से इशारों में पूछता है, क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ? इससे विल को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि तुम मेरे पालतू नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। और अब सीजर अपने बारे में जानना चाहता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है। इसलिए विल सीजर को अपनी लैब के बाहर ले जाता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर थी, हमने उसके ऊपर एक दवा का इस्तेमाल किया था और उसी दवा की वजह से आज तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। और अब सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद सब घर आ जाते हैं, जहाँ पर विल के पिता को दिखाया जाता है, जिनकी अल्जाइमर की बीमारी अब पहले जैसे वापस हो चुकी है, क्योंकि वो दवा विल उन्हें दे रहा था। अब उसने उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर काम करना बंद कर दिया। इस बात से विल परेशान होता है और अब विल घर पर नहीं होता है तो विल के पिता को दिखाया जाता है, जो घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी का दरवाज़ा खुला देखते हैं और उसे अपनी गाड़ी समझकर ड्राइव करने के लिए जाते हैं। लेकिन अल्जाइमर बीमारी की वजह से वो भूल चुके होते हैं कि गाड़ी को ड्राइव कैसे किया जाता है, इसलिए वो आसपास खड़ी गाड़ियों पर टक्कर मार देते हैं। और जिस गाड़ी में वो बैठे हैं वो उनके उसी पड़ोसी की कार है जिसने बचपन में सीजर को मारा था। और अब वो विल के पिता को कॉलर पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है, उन्हें मारने लगता है। और जब सीजर ये खिड़की से देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बाहर आता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। वो आदमी अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन सीजर उसका पीछा नहीं छोड़ता और गुस्से में पड़ोसी की उस उंगली को काट लेता है जो उसने विल के पिता पर उठाई थी। जब तक सीजर को रियलाइज हुआ कि उसने ये क्या कर दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सारे पड़ोसियों ने उसकी खूंखार हरकत को देख लिया था। अब कोर्ट ये फैसला करती है कि इस चिंपांजी को, यानी कि सीजर को, घर पर नहीं रखा जा सकता। एनिमल कंट्रोल वाले उसे एक सेंचुरी में ले जाते हैं जहां पर और भी चिंपांजी रहते हैं। हालांकि सीजर उस जगह नहीं रहना चाहता, लेकिन अब विल मजबूर है और वो कहता है कि तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। इस बात से सीजर को बहुत दुख होता है। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह से अल्जाइमर के एक बार फिर से पेशेंट बन चुके हैं। और विल चाहता है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवा बनाए ताकि वो अपने पिता की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर दें। और ये बात वो अपने बॉस को बताता है। वो बताता है कि वो दवा जो मैंने पहले बनाई थी, मैंने अपने पिता के ऊपर इस्तेमाल की थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे और दवा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मेरे पिता की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाती। और अब मैं स्ट्रॉन्ग दवा बनाना चाहता हूँ। उसका बॉस उसे इजाज़त दे देता है। वहीं दूसरी तरफ सेंचुरी में सीजर को नए माहौल में ढलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी और वहाँ का केयरटेकर डॉज भी उसे हमेशा टॉर्चर करता रहता है। फिर एक दिन जब सभी चिंपांजीज को कॉमन प्ले एरिया में छोड़ा जाता है तो सीजर दूसरे चिंपांजीज के पास जाता है। वो काफ़ी डरा हुआ है और नर्वस भी होता है कि तभी रॉकेट नाम का अल्फा चिंपांजी अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए सीजर के कपड़े फाड़ देता है और वायलेंटली उस पर अटैक कर देता है। और बाकी के चिंपांजी भी सीजर को पसंद नहीं करते। उधर विल भी नई दवा बना लेता है और अब उस दवा को एक चिंपांजी जिसका नाम कोबा है, उसके ऊपर इस्तेमाल करने की तैयारी की जाती है।
और जब दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तभी गलती से एक पाइप सिलेंडर से निकल जाता है। वहां पर इनका एक को वर्कर होता है जिनका नाम फ्रैंकलिन है। दवा की कुछ गैस उसके नाक के अंदर चली जाती है क्योंकि आपाधापी में उसका मास्क भी निकल गया होता है, लेकिन फिर दवा को सक्सेसफुली चिंपांजी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है, जिसके बाद वो चिंपांजी भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। यानी कि इनकी ये दवा भी कामयाब हो गई थी, इसलिए उसने अपने पिता की इलाज के लिए दवा की कुछ बोतलें चोरी से अपने पास रख ली थी। अब इसके बाद विल और कैरोलिन सीजर से मिलने के लिए जाते हैं, जिसे बहुत ही छोटे पिंजरे के अंदर कैद कर दिया होता है। यहाँ पर सीजर के हाथ में चोट भी लगी होती है, जिससे विल को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ के कर्मचारियों को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कोई भी गलत सलूक किया तो मैं तुम्हारी इस जगह को बंद करवा दूंगा। सीजर को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा और वो घर वापस जाना चाहता है, लेकिन विल उसे कहता है जब तक कोर्ट मुझे इजाज़त नहीं देती मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकता। विल यहाँ से चला जाता है और सीजर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि विल उसे अपने साथ घर नहीं ले जा रहा था। साथ ही दूसरे चिंपांजी उसे यहाँ पर परेशान भी करते हैं, लेकिन मॉरिस नाम की एक फीमेल ओरेंगटन से उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि दोनों साइन लैंग्वेज जानते थे। विल जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो उन्हें दवा देना चाहता है पर विल के पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरा वक्त आ चुका है। और इसके बाद विल के पिता की मृत्यु हो जाती है। विल अपने पिता की मृत्यु से पूरी तरह से टूट जाता है और अब सीजर के अलावा उसका कोई भी नहीं है। वो उसे अपना बेटा मानता है, इसलिए बहुत सारे पैसे लेकर वो उसी सेंचुरी जाता है जहाँ पर सीजर को कैद कर दिया गया है। वहाँ का जो हेड होता है उसे वो बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं सीजर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हालांकि वो मान जाता है पर अब सीजर विल के साथ नहीं जाना चाहता। वो केज का दरवाज़ा बंद कर लेता है क्योंकि अब वो विल से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और विल को अकेले ही लौटना पड़ता है। अब यहाँ के केयरटेकर डॉस के कुछ दोस्त चिंपांजीज को देखने के लिए आते हैं और जब उनमें से एक लड़का सीजर को चिढ़ाने उसके पास आता है तो सीजर उसका गला पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और चुपके से उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है। वो रात को चाकू से अपना केज खोलकर एक दूसरे केज के पास जाता है और एक बड़े गोरिल्ला बग को आज़ाद करके उसका विश्वास जीत लेता है ताकि वो उसकी मदद से अपने अगले प्लान को अंजाम दे सके। अब सीजर रॉकेट के पिंजरे को खोलकर उसे कॉमन प्ले एरिया में आने के लिए उकसाता है और बड़ी आसानी से उसे नॉकआउट कर देता है। फिर जब रॉकेट देखता है कि बग सीजर के साथ है तो वो भी उसके सामने सरेंडर कर देता है। यानी कि अब सेंचुरी का अल्फा यानी कि झुंड का लीडर सीजर है। अब हम फ्रैंकलिन को देखते हैं जिसने एक्सपेरिमेंट के दौरान अल्जाइमर की दवा को इनहेल कर लिया था और उसके नाक से खून निकल रहा था। वो साइड इफेक्ट को इन्फॉर्म करने के लिए विल के घर जाता है, लेकिन वो घर पर नहीं होता बल्कि विल के पड़ोसी के सामने आते ही उसे छींक आ जाती है, जिससे पड़ोसी भी उसे वायरस की चपेट में आ जाता है और जल्द ही पूरा शहर इस वायरस से खत्म होने वाला है। अगली रात सीजर सीधा विल के घर आता है जहां पर विल और कैरोलाइन सो रहे होते हैं। वो उन्हें जगाने की बजाय फ्रिज से अल्जाइमर नई दवा ALZ-113 को लेकर वापस उसी सेंचुरी में आ जाता है जहां पर बाकी चिंपांजी को कैद किया गया है और वहां उस दवा को खोल देता है जिससे सारी की सारी गैस चिंपांजी इनहेल कर लेते हैं, जिसके बाद सब के सब चिंपांजी सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। लेकिन फ्रैंकलिन जिसने गलती से इस दवा को इनहेल कर लिया था उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दवा सिर्फ चिंपांजी पर असर करती है पर इंसानों पर इसका गलत असर होता है। वहीं अगले दिन सभी चिंपांजी एक जगह खड़े होकर कुछ प्लान कर रहे होते हैं और जैसे ही वहां का ओनर उन्हें देखता है तो सब तितर बितर हो जाते हैं। अब रात में सभी चिंपांजीज अपने अपने केज में वापस चले जाते हैं, लेकिन सीजर वही प्ले एरिया में खड़ा होता है तो डॉज उसे सबक सिखाने एक करंट वाली स्टिक लेकर उसके पास आता है और केज में वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन सीजर जोर से चिल्ला के कहता है नो और उसे एक घूसे में गिरा देता है और फिर बाकी सभी को आज़ाद कर देता है। अब वो वर्कर उठकर एक बार फिर से अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर उस पर पानी फेंक देता है जिससे उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सभी चिंपांजी को लेकर जू पहुंच जाता है। वहाँ के सभी चिंपांजी को ये आज़ाद करके अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और अब ये सब के सब विल की लैब में पहुंच जाता है।
वहाँ भी बहुत सारे चिंपांजी होते हैं। ये उन्हें भी आज़ाद कर देते हैं और अब इन सब की एक टीम बन चुकी है और ये इंसानों के खिलाफ वो विल जैक, जिसे सीजर की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, वो उसे उस जगह कॉल करता है जहाँ पर सीजर को कैद कर रखा गया था और उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। इसलिए वो कैरोलिन के साथ वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर एक जख्मी वर्कर होता है। वो उसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो बताता है कि तुम्हारा चिंपांजी सबको अपने साथ लेकर चला गया। और अब विल समझ जाता है कि सीजर अपने सभी साथियों को साथ लेकर पक्का रेडवुड की तरफ ही जा रहा होगा, जहाँ पर विल उसे हमेशा लेकर जाया करता था। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी रास्ते में एक ब्रिज आता है जहाँ पर पुलिस इनका रास्ता रोक लेती है और इसके साथ चिंपांजी और पुलिस के बीच में घमासान फाइट होती है। इसके ऊपर हेलीकॉप्टर से भी हमला किया जाता है और जब सीजर को नुकसान पहुंचने वाला होता है तभी यहाँ पर एक गोरिल्ला जिसका नाम बक होता है, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को ब्रिज पर ही क्रैश कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और तभी वहाँ पर कोबा आता है और उस बचे हुए आदमी को भी मार देता है जो हेलीकॉप्टर से इन पर गोलियां चला रहा था। दरअसल कोबा वही चिंपांजी है जिसकी बॉडी में लैब में नई दवा को इंजेक्ट किया गया था। और अब ये सब के सब रेडवुड के जंगलों में पहुंच जाते हैं, जहां पर विल भी कुछ देर में सीजर को बचाने के लिए उसके पीछे पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाज लगाता है। वहां पर कोबा विल के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन सीजर उसे रोक देता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, नाराजगी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को अपने गले लगाता है और उसके कान में कहता है कि सीजर इज होम, यानी अब यही मेरा घर है। और विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वो उसके साथ लौटकर नहीं जाएगा। इसीलिए विल इस जगह से चला जाता है और अब सीजर और उसके साथियों की ये एक नई दुनिया है। वो अपने सभी साथियों का यानी कि अपने ग्रुप का लीडर है। वही हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी। दरअसल ये एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है और इसकी नाक से अब ब्लड निकलता, यानी यह भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है जिससे विल के कलीग फ्रैंकलिन की मौत हुई थी। ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है, इसका मतलब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा। सीजर को इंसानों की आबादी से दूर रेडवुड के जंगलों में रहते हुए पूरे 10 साल बीत चुके हैं और इन 10 सालों में ALZ-113 का वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिससे अर्थ पर इंसानों की बहुत बड़ी आबादी खत्म हो चुकी है। अब वही जिंदा बचे हैं जो जेनेटिकली इस बीमारी से, इस वायरस से इम्यून है और 500 में से एक ही बच्चा ऐसा निकलता है जो जेनेटिकली इस वायरस से लड़ सकता है। दोस्तों, इस मूवी में राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स के आगे की कहानी को दिखाया गया है। अब हमें सीजर को रेडवुड के घने जंगलों में दिखाया जाता है, जो अब भी सभी चिंपांजीज यानी कि एप्स का लीडर है। और अब पिछले 10 सालों में एप्स पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और विकसित हो चुके हैं। यह कबीलों में रहने लगे हैं। इनका एक इलाका है जहां पर इंसान नहीं आ सकते। अब सीजर का एक बेटा भी हो चुका है जिसका नाम ब्लू आई। और एक दिन सीजर का बेटा जब अपने दोस्त एस के साथ जंगल में घूम रहा होता है, तभी उनके सामने एक इंसान आ जाता है जो जंगल में अपनी टीम के साथ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की खोज में निकला था, ताकि पूरे शहर को फिर से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जा सके। और ये डैम एप्स के इलाके में आता है। और अब वो आदमी जब सीजर के बेटे ब्लू आई और उसके दोस्त को देखता है तो डर जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। ब्लू आई भी उसे देखकर गुर्राने लगता है, तो वो आदमी डर कर गोली चला देता है, जिससे सीजर के बेटे का दोस्त एस जख्मी हो जाता है। अब गोली की आवाज सुनकर सभी एप्स यहाँ पर आ जाते हैं। साथ ही जिस आदमी ने गोली चलाई होती है उसके भी साथ जो यहाँ पर आ जाते हैं, जो डैम को ढूंढ रहे थे। एप्स इन सबको मारना चाहते हैं, लेकिन सीजर जो कि सबसे समझदार है वो सबको शांत करता है। वही इंसानों के ग्रुप का लीडर जिसका नाम मैलकॉम है, वो सीजर से बात करता है। वो उसे बताता है कि हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए। सीजर उनसे कहता है तो ठीक है, तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ और दोबारा वापस मत आना। अब वो सब के सब यहाँ से चले जाते हैं और इन्हीं ऐप में से एक कोबा होता है जिसके ऊपर कभी इंसानों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। वो सभी ऐप से कहता है कि इंसान दोबारा से हमारे इलाके में आ गए हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथियों के साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए इंसानों को हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। और सीजर भी अब उसकी बातों में आ जाता है। ये सब तय करते हैं कि ये सब के सब इंसानों की बस्ती में जाएंगे और अब सीजर एक राजा की तरह सबसे आगे घोड़े में होता है और उसके साथ सभी ऐप इंसानों के इलाके में जाते हैं।
यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सबसे खूबसूरत शहर हुआ करता था अब वो उतना खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहाँ इंसान वायरस से बचने के लिए अलग अलग जगह पर गुप्त रूप से क्वारंटाइन कैंप बनाकर रहते हैं और सीजर अपनी पूरी सेना को लेकर इंसानों के इलाके में पहुंच जाता है, जहां पर मैल्कॉम इंसानों की अगुवाई करते हुए एक बार फिर से सीजर के सामने आता है और वो सीजर से कहता है कि हम तुमसे पहले ही माफी मांग चुके हैं। सीजर कहता है ये घर है इंसानों का और जंगल एप्स का, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर इंसानों ने पहल की तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और आज के बाद अगर हमारे इलाके में कोई भी इंसान दिखा हम उसे मार देंगे। यहाँ पर कोबा भी है। कोबा चाहता है कि वो इंसानों से जंग लड़े, लेकिन सीजर इंसानों को वार्निंग देकर यहाँ से पूरी सेना के साथ निकल जाता है। वहीं मैल्कॉम को दिखाया जाता है जो परेशान होता है क्योंकि जिस पावर प्लांट की इन्हें जरूरत है जिससे पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो सीजर के यानी कि एप्स के इलाके में है, जिस तक पहुंचकर इन्हें उसे ठीक करना होगा, तभी यहाँ पर बिजली आ सकती है। मैल्कॉम अपने सीनियर से बोलता है कि हमें वहां पर जाना होगा, मुझे एक और मौका चाहिए, मैं एक ग्रुप लेकर वहां पर जाना चाहता हूं, मैं सीजर से फिर से बात करूंगा। और अब मैल्कॉम अपनी फैमिली और एक छोटे से ग्रुप के साथ जंगल के बाहर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो सीजर को पूरी सिचुएशन समझाता है। सीजर इंसानों के साथ रह चुका है, उसे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है और इंसानों के लिए वो कितनी जरूरी है। सीजर कहता है कि एक शर्त पर तुम अंदर आ सकते हो, सारे हथियार हमारे हवाले करने होंगे। मैल्कॉम मान जाता है और अब अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पावर प्लांट है और इसके बाद ये सब के सब यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। मैल्कॉम की वाइफ और उनका बेटा एप्स के बच्चों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और जब ये पावर प्लांट पर काम कर रहे होते हैं तभी एक ऐप जिसका नाम कोबा है उसे वहां पर छुपी हुई एक गन मिलती है और वो उस गन को लेकर सीधे जाता है सीजर के पास। और जब सीजर को पता चलता है कि इंसान अपने साथ गन छुपा कर लाए हैं तो उसका गुस्सा एक बार फिर से भड़क जाता है और वो मैल्कॉम और उसके साथियों को कहता है कि तुम सब के सब जंगल छोड़कर फौरन निकल जाओ। लेकिन तभी सीजर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जो बहुत वक्त से बीमार थी, मैल्कॉम की पत्नी ने उसे दवा दी थी जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो सीजर ये देखने के बाद इंसानों को एक मौका और देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास एक दिन और है, तुम इस पूरे पावर प्लांट को ठीक कर सकते हो और उसके बाद यहाँ से चले जाना। दरअसल मैल्कॉम का एक साथी जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर है उसे ऐप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो उनसे नफरत करता है। वो यहाँ पर गन लेकर आया होता है और इनकी दूसरी यूनिट के पास और भी गन्स होती है और जब ये गन्स एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं तो ऊपर से कोबा देख लेता है और वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि कोबा भी इंसानों से नफरत करता है और वो सीजर के पास जाता है तो उसे बताता है कि इंसानों के पास और भी हथियार है, तुम्हें उन्हें सारी टेरिटरी से निकाल देना चाहिए। सीजर कहता है कि तुम्हें धीरज रखना चाहिए। इस बात से कोबा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने साथियों की कोई फिक्र नहीं, तुम इंसानों के पास पले बढ़े हो, इसीलिए तुम अपने कबीले से ज्यादा इंसानों से प्यार करते हो, तुम भी उन्हीं में से एक हो। यह सब सुनकर अब सीजर को गुस्सा आ जाता है। वो कोबा पर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से पीट पीट कर घायल कर देता है। अब कोबा गुस्से में यहाँ से सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर इंसान और उनके हथियार है। वहाँ से वो इंसानों के हथियार लेता है और बहुत सारे इंसानों को मार देता है। उन्हें मारने के बाद वो वापस अपने इलाके में जाकर अपने ही कबीले के कई घरों को चुपके से आग लगा देता है और फिर आग की आड़ में छुपकर वो सीजर को भी गोली मार देता है, जिससे सीजर वहीं झाड़ियों में गिर जाता है। इसके बाद कोबा सभी एप्स के सामने आता है और कहता है इंसानों ने हमारे लीडर को यानी कि सीजर को मार दिया है, वो हम पर हमला कर रहे हैं, हमें भी उन्हें सबक सिखाना होगा। और कोबा इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। साथ ही वो ये भी ऐलान करता है कि अब तुम सबका लीडर मैं हूँ और सब के सब उसे अपना लीडर मान लेते हैं और इंसानों से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह इंसानों को दिखाया जाता है जहां उनके घरों में अब लाइट्स आ चुकी होती है क्योंकि पावर प्लांट ठीक हो चुका था। वो सब एक साथ मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कोबा अपनी पूरी टीम पूरी सेना के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर इंसानों ने अपने हथियार रखे हैं। वो सबसे पहले इंसानों के हथियार को लूटते हैं और इसके बाद उन्हीं हथियारों से इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये कई इंसानों को मार देते हैं। यहाँ पर वो छोटा ऐप भी होता है जिसका नाम एस है, जिसे जंगल में एक इंसान ने गोली मारी थी। अब कोबा उसे हथियार देते हुए कहता है कि ये लो, बदला लेने का समय आ गया है, अब हमें इंसानों को मारना होगा। पर वो मना कर देता है क्योंकि सीजर ने उसे सिखाया था कि कभी भी किसी भी इंसान पर बिना वजह हमला मत करना।
और जब वो कोबा का ऑर्डर नहीं मानता तो कोबा उसे मार देता है। साथ ही वो एप्स जो सीजर के वफादार थे और कोबा का हुक्म नहीं मान रहे थे, उन्हें वो कैद कर लेता है। वहीं जंगल में मैल्कॉम और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो एप्स से छुपते छुपाते अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर उन्हें सीजर दिखता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। वो सीजर को अपनी गाड़ी में अपने साथ ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और अब जब सीजर होश में आ जाता है तो उन्हें वो बताता है कि मेरे ऊपर हमला करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही एक साथी है जिसका नाम कोबा है। मैल्कॉम को भी अभी तक यही लग रहा था कि उस पर किसी इंसान ने गोली चलाई है, पर अब उसे पूरी बात समझ में आ जाती है और वो जल्द से जल्द सीजर को पूरी तरह से ठीक करना चाहता है। इसीलिए वो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए बाहर जाता है। बहुत सारे एप्स इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे और बंदी बना रहे थे। तभी मैल्कॉम के सामने सीजर का बेटा ब्लू आई आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। वो मैल्कॉम को शूट ही करने वाला होता है कि मैल्कॉम उसे बता देता है कि तुम्हारे पिता अभी जिंदा हैं, वो मेरे पास हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें उनका ध्यान रखना होगा। और इसके बाद मैल्कॉम ब्लू आई को उस जगह ले जाता है जहां पर सीजर अपने बेटे को बताता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि कोबा ने शूट किया है। यहाँ ब्लू आई बताता है कि किस तरह से कोबा ने अपने आप को लीडर घोषित कर दिया है और उसने बाहर की दुनिया में क्या क्या किया। सीजर के बेटे को सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए अब वो वापस उसी जगह जाता है जहां पर कोबा ने इंसानों को और बहुत सारे ऐप को बंदी बनाकर रखा होता है। सीजर का बेटा सबको आज़ाद कर देता है जिसमें मैल्कॉम भी उसका साथ देता है और वो इन सब को छुपते छुपाते टावर के अंदर ले जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एक्स पुलिस ऑफिसर से होती है जो ऐप से नफरत करता है, जो मैल्कॉम के मना करने पर भी ऐप की टेरिटरी के अंदर हथियार ले गया था। अब वो मैल्कॉम को बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद मैंने रेडियो से आर्मी से संपर्क किया और बहुत जल्द पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पर आने वाली है जो सभी ऐप्स का खात्मा कर देगी। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैंने टावर के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब को फिट कर दिया है ताकि जब ऐप इस टावर के ऊपर चढ़ेंगे तो मैं बॉम्ब को ब्लास्ट करके उन सब ऐप को एक साथ मार दूंगा। हालांकि इसमें खुद जान चली जाएगी और उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। और अब ये देखने के बाद मैल्कॉम और सभी इंसान वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वहीं अब सीजर को दिखाया जाता है जो अब इस जगह आ चुका है। उसका सामना कोबा से होता है। कोबा और उसके बीच में घमासान लड़ाई होती है। यहाँ पर बाकी एप्स भी अब कोबा की हकीकत जान चुके हैं। वहीं हमें उस एक्स ऑफिसर को दिखाया जाता है जो टावर के एक हिस्से को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है जिसमें कई सारे एप्स मारे जाते हैं, लेकिन कोबा और उसके कई साथी अब भी जिंदा हैं। जब कोबा देखता है कि बहुत सारे ऐप अब सीजर के पक्ष में है तो वो उन सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तो सीजर भी उस पर हमला करता है और उसे बिल्डिंग से नीचे धकेल देता है, लेकिन कोबा तार से लटक जाता है और अब वो सीजर से कहता है कि मुझे बचा लो। लेकिन कोबा ने जो किया उसे माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए सीजर उसे वहां से नीचे गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब मैल्कॉम और सीजर एक दूसरे के सामने होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते, यानी कि ये दोनों अब अच्छे दोस्त हैं जैसे कभी सीजर और विल का हुआ करते थे। मैल्कॉम सीजर को बताता है कि बहुत जल्द यहाँ पर आर्मी आने वाली है, तुम सबको यहाँ से निकलना होगा ताकि इस वार को टाला जा सके। सीजर कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि यह वार हो, लेकिन कोबा ने इंसानों और ऐप के बीच जो इस वॉर को शुरू किया है उसे अब कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलना होगा। मैल्कॉम भी उसकी बात मान जाता है। फिर सीजर और मैल्कॉम एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद मैल्कॉम अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाता है। सीजर अब बाहर आता है जहाँ पर बहुत सारे ऐप्स होते हैं और सब के सब उसके आगे से झुकाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब इंसानों से उनकी वॉर होने वाली है और उन्हें एक मजबूत लीडर की जरूरत है जो कि सीजर के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। पिछली कहानी में हमने देखा था कि किस तरह से सीजर ने कोबा को मार दिया। कोबा की वजह से इंसान अब चिंपैंजी के दुश्मन हैं और इन्हें हराने के लिए पूरी की पूरी आर्मी की बटालियन यहाँ पर आ चुकी है, जिनमें से कुछ सोल्जर्स जंगल में कुछ एप्स के साथ लगातार उस तरफ बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर सीजर और उसके सभी साथी रहते हैं। दरअसल ये जो एप्स इंसानों के साथ है ये कभी कोबा के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब ये इंसानों के लिए काम करते हैं और इंसान उन्हें डंकी कहकर बुलाते हैं। अब ये सोल्जर्स अपने डंकी यानी कि एप्स के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से सीजर और उसके साथियों का इलाका शुरू होता है। यहाँ पर कुछ एप्स होते हैं जो पहरा दे रहे होते हैं और तभी एक सोल्जर उनमें से एक को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनते ही सभी एप्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो तीरों और भालों की बौछार कर देते हैं जिससे लगभग सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं।
यहाँ पर एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम प्रीचर है। वो रेडियो पर कर्नल को सब कुछ बता रहा होता है कि यहाँ पर क्या हुआ, पर तभी यहाँ पर एप्स आ जाते हैं जो उसे और उसके 3 जिंदा साथियों के साथ साथ एक ऐप जिसका नाम रेड है उसे पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं, जहां पर उनके सामने आता है सीजर और वो बताता है कि इंसानों से जंग उसने शुरू नहीं की थी बल्कि कोबा नाम के एक ऐप ने की थी जिसे मैंने मार दिया, और यही कारण है कि कोबा के जितने भी साथी थे वो मेरे डर से इंसानों के साथ शामिल हो गए। अब यहाँ पर जो रेड होता है जो इंसानों का साथ दे रहा था वो सीजर से कहता है कि मैं तुम्हारे डर से इंसानों के साथ शामिल नहीं हुआ, बल्कि मुझे पता है कि कर्नल बहुत ताकतवर है, वो तुम सबको खत्म कर देगा। सीजर अपने साथियों से कहता है कि रेड को बंदी बना लिया जाए, जबकि वो चारों के चारों सोल्जर्स को घोड़े पर बिठाकर वापस भेज देता है। दरअसल सीजर इंसानों के साथ जंग नहीं चाहता बल्कि वो शांति चाहता है, इसलिए उसने सभी सोल्जर्स को छोड़ दिया होता है। अब जितने भी जख्मी एप्स होते हैं वो नदी के किनारे अपने जख्मों को धो रहे होते हैं और यहाँ पर एक ऐप आता है जो रेड को बंदी बनाकर ले गया था। वो बताता है कि रेड मुझे मारकर कैद से भाग गया है। अब यहाँ पर सीजर का बेटा ब्लू आइज अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आ जाता है। दरअसल वो अपने दोस्त के साथ एक बहुत लंबी जर्नी पर गया था। वो ये देखने गया था कि एप्स के लिए कौन सी जगह सुरक्षित हो सकती है, और यहाँ आने के बाद वो बताता है कि उसे एक जगह मिल चुकी है जहाँ पर सभी ऐप सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऐप जिसका नाम विंटर है वो सीजर से कहता है कि हमें आज ही निकल कर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सीजर कहता है कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, हमें सोच समझ कर फैसला लेना होगा, इसीलिए सही वक्त आने पर हम यहाँ से निकल जाएंगे। रात को सीजर देखता है कि झरने की दूसरी तरफ कुछ हरी रोशनियां चमक रही है, और जब वो झरने के पास जाता है तो वहां पर उसे एक रस्सी मिलती है। वो समझ जाता है कि कर्नल और उसके सोल्जर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो सबको इन्फॉर्म कर देता है और इंसानों के और एप्स के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। एप्स यहाँ पर कई सोल्जर्स को मार देते हैं और तभी एक मरे हुए सोल्जर के रेडियो पर सीजर कर्नल का मैसेज सुनता है जिसमें वो कह रहा होता है कि मैंने सीजर को मार दिया है, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यह सुनकर सीजर को अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान आता है और वो उस जगह पहुंचता है जहां पर उसकी पत्नी और बच्चे थे। तो वो देखता है कि वहां पर कर्नल और जिसने उसकी पत्नी और बड़े बेटे ब्लू आइज को मार दिया है। दरअसल कर्नल ने ब्लू आइज को सीजर समझकर मार दिया था। अब सीजर अपने परिवार की मौत से गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो कर्नल को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक कर्नल रस्सी के सहारे यहां से निकल जाता है। और जब वो वापस अपनी पत्नी और बड़े बेटे की डेड बॉडी के साथ वापस आता है तो वहां पर उसका छोटा बेटा भी पत्थरों के पीछे से निकल कर आता है, जो डर के मारे छुप गया होता है। अब यहाँ पर सारे ऐप्स होते हैं सिवाय एक ऐप को छोड़ के जिसका नाम विंटर है, जो सीजर का वफादार था। अब सबको यह लगता है कि विंटर इंसानों के साथ मिल चुका है, वही इंसानों को यहाँ तक लाया था। सीजर को पता है कि अब यह जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अपने बड़े बेटे के दोस्त को कहता है कि तुम सभी ऐप्स को लेकर दूसरी जगह चले जाओ जो पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं कर्नल के पीछे अपनी पत्नी और बेटे की मौत का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर सीजर का जो सबसे अच्छी दोस्ती है जिसका नाम मॉरिस है, वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हालांकि सीजर नहीं चाहता कि उसके साथ कोई भी आए, लेकिन मॉरिस के साथ साथ उसके 2 और दोस्त लुका और रॉकेट भी उसके सफर पर आगे बढ़ चलते हैं। ये चारों के चारों एक घर से बाहर पहुंचते हैं जहां पर वो एक आदमी को देखते हैं। इससे पहले कि वो आदमी इन पर गन से फायर करता, सीजर उसे मार देता है। और अब जब ये घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता, वहां पर सिर्फ एक बच्ची होती है। और मॉरिस जब उस बच्ची के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो बोल नहीं सकती। वो सीजर से कहता है कि हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा। हालांकि सीजर ऐसा नहीं चाहता, पर मॉरिस के कहने पर वो बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब ये सब के सब यहाँ से कर्नल की तलाश में आगे बढ़ चलते हैं। एक लंबा सफर तय करने के बाद ये एक जगह पहुंचते हैं जहां पर इन्हें सोल्जर्स का एक कैंप दिखता है। साथ ही यहाँ पर इन्हें अपनी ही टोली का एक ऐप जिसका नाम विंटर है, जो इनकी टोली से गायब हो गया था, वो भी वहां पर होता है। और ये उस तक पहुंच जाते हैं। विंटर बताता है कि कर्नल यहां से निकल चुका है। दरअसल वो एक दूसरी सेना की टुकड़ी के पास पहुंचकर उनसे मदद मांगने के लिए यहां से निकला है। सीजर विंटर से पूछता है, तुमने हमारा पता क्यों बताया? विंटर कहता है कि कर्नल ने मुझसे वादा किया था वो मेरी जान को बख्श देगा,
सीजर उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी और मेरा बड़ा बेटा मारा गया है। और तभी ये देखते हैं कि टेंट के बाहर 2 सोल्जर्स हैं। विंटर अपनी मदद के लिए उन्हें अंदर बुलाना चाहता है, लेकिन ये लोग विंटर का मुंह बंद कर देते हैं और विंटर को मार देते हैं। सुबह यहाँ से सेना की पूरी टुकड़ी निकल जाती है, जो कि एक बर्फीली जगह पर जाती है और उसके साथ ही वे वहां पर पहुंच जाते हैं। और तभी गोलियां चलने लगती है, लेकिन ये गोलियां सीजर और उसके साथियों पर नहीं बल्कि किसी और पर चल रही थी। और जब सोल्जर वहां से निकल जाते हैं तो सीजर और उसके साथी उस जगह जाते हैं जहां पर गोलियां चल रही थी। देखते हैं कि वहां पर सोल्जर्स ने 3 लोगों को मार दिया है, लेकिन उसमें से एक अभी भी जिंदा होता है। वो इन्हें कुछ बताना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये एक बार फिर से सोल्जर्स के पीछे जाने लगते हैं ताकि कर्नल को ढूंढकर उसे मार सके। और जब यह एक टावर पर चढ़कर देख रहे होते हैं कि सेना की टुकड़ी किधर गई है, तभी एक हुडी पहना हुआ एक आदमी इनका सामान और घोड़ा चुरा कर इस जगह से भाग जाता है। ये सब के सब उसका पीछा करते हैं और तभी इन्हें वो घोड़ा दिख जाता है जो एक पुराने घर के बाहर खड़ा होता है। ये सब के सब घर के अंदर जाते हैं और तभी घर से वही हुडी वाला आदमी इनके सामने आता है। और जब वो आदमी हुडी हटाता है तो ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये उन्हीं की तरह का एक ऐप होता है, जिसे देखकर ये पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। और इन्हें समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ऐप हैं जो इंटेलिजेंट है। वो ऐप इन्हें बताता है कि मुझे लगा कि तुम इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारा घोड़ा चुराकर भाग गया था। मैं पहले सर्कस में था और मेरा नाम बैड ऐप है। अब बैड ऐप उनकी भूख मिटाने के लिए खाने का एक पैकेट निकालता है और ये खाने का पैकेट उसी मिलिट्री कैंप का होता है जहां पर सीजर और उसके साथियों को जाना है, क्योंकि उसी जगह पे कर्नल है। बैड ऐप उस जगह नहीं जाना चाहता, लेकिन सीजर बताता है कि उन्होंने मेरी पत्नी और मेरे बड़े बेटे को मार दिया है और इसी तरह बैड ऐप ने भी अपने बेटे को खोया होता है। इसीलिए बैड ऐप सीजर और उसके साथियों को उस जगह ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब ये उस जगह पहुंचते हैं तो ये दूरबीन से उस जगह का मुआयना कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक सोल्जर आ जाता है जो सीजर के ऊपर हमला कर देता है। और सीजर को बचाने के लिए उसका एक साथी लुका बीच में आ जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। सीजर का एक साथी मॉरिस कहता है कि हमें बदले की भावना को छोड़कर अपने बाकी साथियों के बारे में सोचना चाहिए और वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन सीजर कहता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो मॉरिस कहता है, अब तुम भी कोबा की तरह बातें करने लगे हो। दोस्तों, अगर आप इस कहानी में कोबा नाम के खतरनाक कैरेक्टर को नहीं जानते तो आपको इस कहानी के पिछले पार्ट को जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैक टू द स्टोरी। सीजर अपने साथियों की एक नहीं सुनता और वो अकेला ही मिलिट्री कैंप की ओर निकल पड़ता है, जहां पर वो देखता है कि इंसानों ने ऐप को लकड़ी के साथ बांधा हुआ है। वो सब के सब मर चुके हैं, लेकिन इसमें एक ऐप अभी भी जिंदा होता है। दरअसल सीजर के जितने भी साथी थे जो सुरक्षित जगह की तरफ निकले थे, उन सबको कर्नल ने पकड़ लिया होता है और अब वो सब कर्नल के कब्जे में है। अब यहाँ पर जो ऐप जिंदा होता है वो सीजर को बताता है कि कर्नल और उसके सभी सोल्जर्स ने हम सबको पकड़ लिया था। वो कह रहे होते हैं कि हमसे मरते दम तक काम करवाएंगे और यहाँ पर ले आए। कर्नल यहाँ पर एक बहुत ऊंची दीवार बनाना चाहता है और यह बताते बताते वो ऐप भी मारा जाता है। तभी एक डोंकी ऐप सीजर पर पीछे से हमला करके पकड़ लेता है और अब सीजर भी इंसानों की कैद में है। उसे भी उन पिंजरों में डाल दिया जाता है जहां पर बाकी ऐप्स होते हैं और अगले दिन सीजर और सभी ऐप्स को काम करने के लिए पिंजरों से बाहर निकाला जाता है। तभी एक फीमेल ऐप सीजर से बताती है कि ना इन्हें खाना दिया न पानी, इनसे सिर्फ काम करवाया जाता है। तभी वहां पर एक ऐप होता है जिससे पत्थर नीचे गिर जाता है और वहां पर जो दूसरा ऐप है जिसे डोंकी कहा जाता है, जो इंसानों के लिए काम करता है, वो उस ऐप को बहुत बुरी तरह से मारता है। इस बात से सीजर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाता है और अब यहाँ पर जितने भी ऐप्स होते हैं वो सब के सब काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब कर्नल बाहर आता है और सीजर के सिर पर गन रख देता है और गिनती गिनना शुरू करता है तो सभी ऐप्स दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कर्नल नाल सीजर को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहां पर सीजर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर इतनी बड़ी दीवार क्यों बना रहे हो और तुम अपने लोगों को ही क्यों मार रहे हो। कर्नल उसे बताता है कि जो भी इंसान वायरस से इन्फेक्टेड थे उनको मैंने मारना शुरू कर दिया, जिसमें मेरा बेटा भी था, ताकि ये वायरस दुनिया में और ज्यादा ना फैले।
ये वायरस अब इंसानों को नहीं मारता, बल्कि उनकी बोलने की शक्ति को छीन लेता है। साथ ही उनकी जो इंटेलिजेंस है उसे भी खत्म कर देता है। यानी कि जो दवा जिससे सारे के सारे एप्स इंसानों जैसे बुद्धिमान बन गए, उसी दवा के दुष्प्रभाव से अब इंसान जानवरों की तरह बनते जा रहे हैं। इसलिए कर्नल ने ऐसे बहुत सारे लोगों को मारा है जो उस वायरस से इन्फेक्टेड थे। इसलिए यूएस की आर्मी अब कर्नल के खिलाफ हो गई है और यही कारण है कि अब वो बहुत विशाल दीवार बनवा रहा होता है, ताकि जब यूएस आर्मी उससे लड़ने के लिए आए तो वो अपने आप को इस दीवार के पीछे क्वारंटाइन रखते हुए वायरस से भी बचे और यूएस आर्मी से भी। अब यहाँ पर सीजर किसी तरह से कर्नल को अपने साथियों को खाना और पानी देने के लिए मना लेता है, लेकिन सीजर को इसकी सजा दी है। उसे ना ही खाना दिया जाता है और ना ही पीने के लिए पानी। अब वो लड़की नोवा, जिसे सीजर और उसके दोस्त मॉरिस ने बचाया था, जो बोल नहीं सकती, जब देखती है कि सीजर को खाना पानी नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो रात के अंधेरे में वो चुपचाप अंदर पहुंच जाती है और उसे पीने के लिए पानी और खाना भी देती है। पर इससे पहले कि नोवा वहां से निकल पाती, वहां पर कर्नल आ जाता है। कर्नल नोवा को देखने वाला होता है कि तभी सीजर का एक साथी रॉकेट कर्नल का ध्यान बटाता है, जो कि सीजर के साथ ही यहाँ तक आया होता है। अब कर्नल नोवा को नहीं देख पाता, लेकिन अगर उसने लड़की को देख लिया तो वो उसे मार देगा। लेकिन वो भी वायरस से इन्फेक्टेड है, इसीलिए बोल नहीं पाती। कर्नल सीजर के पास जाता है, जिससे कैच के अंदर एक डॉल मिलती है। दरअसल ये डॉल नोवा ने सीजर को दी होती है जब वो उसे खाना पानी देने आई थी। कर्नल इस डॉल को उठा लेता है और अब सीजर के साथ ही रॉकेट को भी कैच के अंदर बंद कर दिया जाता है। रॉकेट सीजर को इशारों में बताता है कि हमने यहाँ से निकलने का एक प्लान बनाया है। बाहर मॉरिस और बैड ऐप है जो कि सुरंग खोदेंगे और सभी ऐप्स को यहाँ से निकाल लेंगे। अगले दिन सीजर काम करते हुए अपने साथी मॉरिस को दूर से इशारों में बताता है कि कहां पर सभी के सभी ऐप्स को कैद कर रखा गया है, ताकि वो जमीन के नीचे टनल से उस जगह पर सुरंग खोद सके। अब मॉरिस और बैड ऐप मिलकर वहां पर सुरंग खोद लेते हैं और रात को जो गार्ड पहरा दे रहा होता है उसे नीचे खींच लेते हैं। उसके पास उन सभी कैच की भी चाबियां होती है जहां पर ऐप्स बंद है। अब सभी ऐप्स को आज़ाद करने के बाद सीजर यहाँ पर ऐप्स के बच्चों को आज़ाद कराने के लिए जाता है, क्योंकि आज रात को यूएस की सेना यहाँ पर हमला करने वाली है, क्योंकि वो कर्नल के खिलाफ है। सीजर अपने सभी साथियों को सुरंग से सुरक्षित निकाल लेता है, लेकिन वो खुद नहीं जाता, क्योंकि वो अपनी पत्नी और अपने बेटे का बदला कर्नल से लेना चाहता है। लेकिन जब वो कर्नल के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि कर्नल ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। वो बोल भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि अब वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, जिस वायरस के लिए उसने कई मासूम लोगों को मारा था। दरअसल उसने जब सीजर के कैद से उस डॉल को उठाया था तो उसे नहीं पता था कि ये डॉल उस लड़की की है जो खुद भी वायरस से इन्फेक्टेड है, और इस डॉल के थ्रू ही उसकी बॉडी में भी वायरस आ चुका होता है और अब वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। सीजर उसे मारना चाहता है, लेकिन उसकी हालत देखकर सीजर उसे मार नहीं पाता। लेकिन कर्नल खुद ही अपने आप को मार देता है, क्योंकि वो जानवरों की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता। वहीं बाहर कर्नल के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर अब यूएस आर्मी हमला कर चुकी होती है और दूसरी तरफ से ऐप्स निकलकर भाग रहे होते हैं। जब कर्नल के सोल्जर्स ऐप को यहाँ से भागते हुए देखते हैं तो वो उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कई मासूम ऐप्स की जान चली जाती है। सीजर भी सब कुछ देख रहा होता है और वो उन्हें रोकने के लिए वहां पर एक फ्यूल टैंक को उड़ाना चाहता है, ताकि ब्लास्ट से सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाएं। लेकिन तभी प्रीचर उस पर हमला करता है। यह वही सोल्जर है जिसे कहानी की शुरुआत में सीजर ने घोड़े पर बिठाकर जिंदा वापस भेज दिया था। वो सीजर को मारना चाहता है। रेड ऐप जो इंसानों की गुलामी करता है, जिसे इंसान डोंकी कहते हैं, वो सीजर की बहादुरी देखकर अपना दिल बदल देता है और प्रीचर को मार देता है। जब इंसान ये देखते हैं कि उस चिंपैंजी ने जो उनके लिए काम किया करता था उसने उनके ही साथी को मार दिया, तो वो उसे मार देते हैं। और अब सीजर को मौका मिल जाता है और वो टैंक को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में कर्नल की लगभग पूरी आर्मी मारी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी आर्मी भी आ चुकी है जो सीजर को देख लेती है। पर इससे पहले कि वो सीजर को मारती, सीजर ने जो धमाका किया होता है उससे बर्फ की चट्टानें नीचे गिरना शुरू हो जाती है। अब यहाँ जितने भी ऐप्स होते हैं वो सब के सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं
और अब बर्फ के फिसलने से, जिसे एवा लॉन्च कहा जाता है, सारे के सारे इंसानी सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसके बाद मॉरिस सीजर के पास जाता है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि सीजर अब बच नहीं सकता। वो सीजर से कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारे बेटे को जरूर बताऊंगा कि तुम कौन थे और तुमने एप्स के लिए क्या क्या किया। तुम्हारी बहादुरी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसके बाद सीजर की मृत्यु हो जाती है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट भी है जो रिसेंटली में 2024 में रिलीज हुई है। इन सभी के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, जहां से आप प्लेनेट ऑफ द एप्स की पूरी टाइमलाइन को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखने में साधारण लगने वाला लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी हर एक लाइक और सब्सक्राइब के लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।